नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग, मैं डायरेक्टर गर्ग हॉस्पिटल और प्रगति हेल्थ एजुकेशन संस्थान, इसका भी मैं डायरेक्टर हूँ। प्रगति हेल्थ एजुकेशन संस्थान एक एनजीओ है जो कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए वर्क कर रही है, उसके हेल्थ और एजुकेशन के लिए। इसी के तहत एक प्रगति फिजियोथेरेपी एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम से एक सेंटर जो है उसकी शुरुआत हुई है। अभी पिछले 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस के दिन ही उसकी शुरुआत हुई है और उसमें लॉयंस क्लब सार्थक ने 2 अक्टूबर को एक कैंप लगाया था। इस कैंप में हमने डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रंस को अपनी एक्सपर्ट की टीम के द्वारा उनको हमने पहचान की, उनको चिन्हित किया और हमने हमारे रिसोर्सेज को पहचाना कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं, कौन से ऐसे सुविधाएं हैं जो हम उन बच्चों को दे सकते हैं। तो हमने स्पेशली न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष से 18 वर्ष है, ऐसे बच्चों को हमने एक्सपर्ट टीम के द्वारा, जिसमें मैं भी शामिल था, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे, हमारे पीडियाट्रिशियन भी वहां पर थे और उन सभी के द्वारा जांच की गई बच्चों की। और जिन बच्चों को हम फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, उन बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया और उन्हें हमारे सेंटर पर निःशुल्क ये सारी सुविधाएं देने का प्रयास हम कर रहे हैं। शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है जो हमें मिला कि वो जो बच्चे हमने वहां पर आइडेंटिफाई किए उनमें 90% बच्चे, आपको विश्वास नहीं होगा, 90% बच्चे सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी से ग्रसित हैं। यानी कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर की जब हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी समस्या जो कि मस्तिष्क, ब्रेन से संबंधित है, जो कि बच्चे को उसकी शारीरिक अक्षमता प्रदान कर रही है, जिससे कि बच्चा चलने फिरने में असमर्थ हो रहा है, ये हमारे क्राइटेरिया थे। तो उस क्राइटेरिया में हमें मिला कि 90% जो बच्चे थे वो सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित थे। तो हमने ऐसे 30 बच्चों को आइडेंटिफाई किया। उन 30 बच्चों को हमने यहाँ पर रेगुलर यहाँ पर थेरेपी का हमने उनका बैच बनाया है और उनकी थेरेपी शुरू हो जाएगी। अब चूंकि सेरिब्रल पाल्सी जो है मेन जो है डिसऑर्डर, और जिन बच्चों को हमने लिया है, स्पेशली ये जो लाइव सेशन है, ये मैं बता दूं, मैं हर सैटरडे को शाम को 6-6:15 बजे मैं कोशिश करूंगा कि हर सैटरडे को मैं आपसे कनेक्ट हूँ, लाइव में कनेक्ट हूँ और इस सेरिब्रल पाल्सी संबंधी प्रॉब्लम जो है, जो समस्या है, इसके बारे में, इसके हर पहलुओं पर हम विचार करें, विचार विमर्श करें, हम उस पर जानकारी आपको दें। क्योंकि सेरिब्रल पाल्सी जो बीमारी है उसका नाम ही कई अभिभावकों को पता नहीं है। हमने जहाँ उन बच्चों को देखा था, कई बच्चों को तो नाम ही पता नहीं कि उनके अभिभावक को, उनके पेरेंट्स को, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार जो इस बीमारी से ग्रसित है, इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, उस बच्चे को आप आइडेंटिफाई करें और उसकी डिटेल जानकारी, अगर वो पॉसिबल हो तो हमारी संस्था, जिसके नंबर जो है आपको अभी कमेंट बॉक्स में भी आपको दिए हुए हैं, जो हमारा डिस्क्रिप्शन उसमें भी दिया हुआ है और इसमें और कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, तो वहां पर आप जो है उसकी जानकारी आप दें, डिटेल आप वहां से आपको मिल सकती है। और ऐसे बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि हमारे ये जो सेवा प्रकल्प है, जो निःशुल्क हम यहाँ पर चला रहे हैं, उन सेवा प्रकल्पों से उन बच्चों को जोड़ें। तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैं इस संबंधित जिस सेशन की हम बात कर रहे हैं, और ये सेशन हर शनिवार को हम रखेंगे। और मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस सेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इन्फॉर्म करें, उनको जोड़ें, क्योंकि यह समस्या आपके परिवार में नहीं होगी, आपके रिश्तेदार में नहीं होगी, लेकिन आपके पड़ोस में हो सकती है। क्योंकि ये समस्या कोई मामूली समस्या नहीं है। मैं आपको बता दूं, पूरे विश्व में ये जो समस्या है, ये 2 पर 1,000 लाइव बर्थ, 2 पर 100 लाइव बर्थ ये समस्या होती है। और स्पेशली उन बच्चों में जो कि प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, जो जन्म से पहले, मतलब जो जन्म का जो 9 मंथ का पीरियड होता है, उससे पहले जिनकी डिलीवरी होती है, या जिन बच्चों को गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के बाद 2 साल तक किसी भी प्रकार की कोई इन्फेक्शन, कोई ट्रॉमा, कोई इंजरी या किसी प्रकार की कोई इंसल्ट हुई है, उन बच्चों को यह संभावना 15 से 20% बढ़ जाती है। और मैं आपको देश में बताऊं, अब हमारे देश में 50 लाख बच्चे जो है इस बीमारी से पीड़ित है। और अभी आप कैंप में देखें, कैंप में 30 बच्चों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो कि सेरिब्रल पाल्सी से पीड़ित है, सिर्फ सेरिब्रल पाल्सी 30 बच्चों को। और इसके अलावा हमें हर रोजाना 2 तारीख को कैंप लगा है, उसके बाद में रोजाना हमको ऐसे बच्चों के 1 या 2 अभिभावकों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं जिनको इस प्रकार की बीमारी। तो अब चूंकि बैच बन चुके हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा स्पेसिफिक होता है इसमें,
उसको पर्टिकुलर टाइम हमें दें, हम उसको जस्टिफाई करें। वो एक्चुअली क्या इतना परेशानी होती है बच्चों को यहाँ पर आना, ट्रांसपोर्टेशन की सबसे बड़ा इशू होता है इन बच्चों के लिए। तो उन बच्चों को यहाँ पर लाना और उनको हम अगर प्रॉपर टाइम नहीं दे पाए, प्रॉपर उनको हम उनको इलाज नहीं दे पाए, उपचार नहीं दे पाए, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा बच्चों के साथ। तो इसलिए हमने बैच को लिमिटेड रखा है। हमने 6 बच्चों का बैच बनाया है। 5 दिन का सोमवार से शुक्रवार हमने बैच बनाया है। तो 6 बच्चों को हम प्रॉपर उनको टाइम दे सकते हैं। मैं खुद उसमें समय दूंगा, मेरी टीम समय देगी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है और मेरा पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ, तो सब उसमें सहयोग देगा। इसके अलावा और भी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अपना सहयोग देने का वादा किया है। अपने नई दिशा सोसाइटी है, उसके जो संचालक है डॉक्टर डीसी शर्मा, उन्होंने भी अपना योगदान देने का वादा किया। कहने का मतलब है हर संस्था इससे जुड़ना चाह रही है और निश्चित ही हम जो है कुछ बच्चों के लिए हम कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज सेरिब्रल पाल्सी के बारे में आपको देना चाहता हूँ। सेरिब्रल पाल्सी है क्या? सेरिब्रल पाल्सी का मतलब है मस्तिष्क पक्षाघात, यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे तो ये मस्तिष्क के मतलब ब्रेन के टिश्यू का एक डैमेज है। ये जो डैमेज है, ये इसके कारण क्या होगा, मसल्स में वीकनेस होती है और मसल्स की वीकनेस के कारण जो है बच्चे को चलने फिरने में अक्षमता होती है। तो ये इसका मेन सिम्टम्स होता है। मेन सिम्टम्स का ये होता है। अब मैं बात करूंगा कि सेरिब्रल पाल्सी के कारण क्या है। तो देखिए, मेन जो कारण मैंने आपको बताया है, किसी भी प्रकार का डैमेज ड्यूरिंग बर्थ के समय कोई इंजरी हो जाए, जैसे कि कई बार बच्चा डिलीवरी के टाइम उल्टा बच्चा होता है तो उनको डिलीवरी टाइम में बड़ी डिफिकल्टी आती है। फोर्सेस डिलीवरी होती है, उसमें बड़ी डिफिकल्टी आती है। या ये फर्स्ट 2 इयर्स में भी कोई इंजरी, कोई इंफेक्शन, कोई ट्रॉमा हो सकता है। मैटरनल हेल्थ इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के कुछ डेवलपमेंटल न्यूरोमस्कुलर कुछ डिसऑर्डर जो है, जो जन्मजात होते हैं, वो भी इसमें मेन कारण होते हैं इस सेरिब्रल पाल्सी के डिसऑर्डर के डेवलप होने में। और कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा बच्चा जो है जन्म के समय डिलेड क्राई होती है। तो जिनको डिलेड क्राई होती है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को नहीं पहुंच पाती। तो ऐसे बच्चों को भी और यह समस्या होने का बड़ा खतरा रहता है। अब और भी हम इसमें कह सकते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी, अगर बच्चे की डिलीवरी 9 मंथ से पहले 8 मंथ या 8 माह होते हैं, 7 माह इस तरह का बच्चा होता है, तो वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क होते हैं। इसके अलावा ब्रेन में किसी प्रकार के कोई इंफेक्शन के कारण या ट्रॉमा के कारण कोई ब्लीडिंग हो गई है, कोई हेड इंजरी ड्यूरिंग बर्थ या बाद में कोई हेड इंजरी हो गई है 2 साल तक, या कोई इंफेक्शन हुआ है मदर को, जो मेनली जो इंफेक्शन होते हैं वो टॉर्च इंफेक्शन बोलते हैं, जिसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, ये जो इंफेक्शन होते हैं, साइटोमेगालोवायरस का इंफेक्शन, तो ये इंफेक्शन जो है इसमें बहुत कॉमन कारण होते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार बच्चे को जन्म पर और जॉन्डिस होता है, कर्नेक्टेरिस जिसको बोलते हैं, तो वो भी इसका मेन कारण होता है। इसमें क्या है, ब्रेन में जाकर और बिलिरुबिन जमा हो जाता है, जिससे कि जो नर्व सेल्स है वो डैमेज हो जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब मैं इसको बोला तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कारण होते हैं जो कि आपके जन्म से पहले के होते हैं, कुछ कारण होते हैं जो जन्म के समय होते हैं, और कुछ कारण होते हैं जन्म के बाद के। बहुत ज्यादा डिटेल में हमको जाना नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली जो पार्ट है वो मेडिकल पार्ट है, लेकिन हमको थोड़ा सा समझना होगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए, जो बिफोर बर्थ हम कहेंगे वो कारण 80% कारण होते हैं, जो बिफोर बर्थ के कारण होते हैं। इसमें मेनली जो है आपके, मैंने बताया, इन्फेक्शन है, जिसमें कि आपके मीजल्स है, शिंगल्स है, आपके डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी के समय कई बार जो है हाइपरटेंशन हो जाता है, जिसको प्री एक्लेम्पसिया हम बोलते हैं, और RH इनकम्पैटिबिलिटी, ये RH फैक्टर की इनकम्पैटिबिलिटी, ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ये एंटीनेटल जो कॉज है 80%। देन आता है ड्यूरिंग डिलीवरी, उसमें क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया, जैसे बच्चा डिलेड ट्राई करता है ना, बर्थ के टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है, या बच्चा बिफोर टाइम डिलीवरी होती है। अब पोस्टमार्टम में अगर बच्चे को हाई फीवर होता है, इन्फेक्शन, अभी हमने जो केसेस यहाँ पर डिटेक्ट किए उनमें से कई केसेस ऐसे थे जिनको बाद में फीवर हुआ, मेनिंजाइटिस हुआ, और उसके कारण उनको ये प्रॉब्लम हुई। बच्चा डिलीवरी के समय बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन बाद में उसको ये प्रॉब्लम हुई। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बिफोर प्रेगनेंसी में जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो ये है कि अगर कोई पहले फीटल वेस्टेज की, है ना, जो
हम कैरियर मिसकैरियज जिसको बोलते हैं, अगर पहले कोई हिस्ट्री है मिसकैरियज की तो ऐसी मदर को बहुत ज्यादा जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि मिसकैरियज क्यों हो रहा है बार बार, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्ग है, या कोई थायराइड डिसऑर्डर है, कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर है, या कोई हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि पहले कोई इस तरह के बच्चे या इस तरह की फैमिली में उनके दादा बाबा या उनके आगे की कोई फैमिली में इस तरह के बच्चे जो है वो पहले जन्म लिए हैं तो उनको ज्यादा चांसेस रहते हैं, वही रिस्क फैक्टर हो गया। लेबर के टाइम में क्या है, जैसे कि प्लेसेंटा बहुत जल्दी सेपरेट हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड का लीकेज जो है ना, पानी जल्दी लीक हो जाता है, ये कई समस्या होती है। और पोस्टनेटल पीरियड में जो मैंने आपको बताया जॉन्डिस, ये एक रिस्क फैक्टर होता है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको क्या होता है कि मदर के थायराइड हार्मोन का स्टेटस, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्टेटस वो प्रॉपर नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, या मदर को सीजर की प्रॉब्लम है, पॉलीहाइड्रोनियन जिसमें कि फ्लूइड बहुत ज्यादा भर जाता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक्लेम्सिया, बीपी बढ़ जाने के कारण जो फिट्स आते हैं मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो बहुत बड़ा कारण है। या थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो वो एक इंडिकेशन होता है कि हो सकता है उसका प्लेसेंटा बहुत पहले सेपरेट हो जाए या कुछ और रिस्क फैक्टर उसमें बन गए, या बच्चे को कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, अगर कोई जन्मजात विकृति है तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ब्रेन में और किसी प्रकार का ये इंसल्ट और इंजरी उनके ब्रेन में मिले साथ में बाय बर्थ। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में इनके जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए कि भाई क्या रिस्क फैक्टर इसमें हो सकते हैं। और देखिए जो बच्चे हैं इन बच्चों का अर्ली प्रिवेंशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है, सबसे बड़ा एक जो आपको समझना चाहिए कि इन बच्चों का सबसे पहले तो प्रिवेंशन, यानी कि हम ये होने ही नहीं दें, क्योंकि ये जो बीमारी एक बार हो जाती है ना, ये बीमारी सही होने वाली बीमारी नहीं है, ये आप बिल्कुल मान के चलो, ये 100% सही नहीं होती। जो ब्रेन को डैमेज हो चुका है ना वो 100% सही नहीं होता, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ये होने ही नहीं दें। तो ये रिस्क फैक्टर को हम समझे, टाइमली जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको संबंधित डॉक्टर को दिखाना, बच्चे को टाइमली फॉलोअप पीडियाट्रिशियन से लेना, नॉर्मल जो माइलस्टोन होते हैं उनके डेवलपमेंट को देखना, बच्चा नॉर्मल माइलस्टोन डेवलप कर रहा है नहीं कर रहा है, माइलस्टोन की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स इन सेरेब्रल पाल्सी के क्या होते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी को हम पहचानने के कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, उसमें एक तो होता है टाइटनेस ऑफ मसल्स, मतलब मसल्स आप जॉइंट को जब स्ट्रेच करेंगे ना तो आपको कुछ टाइटनेस महसूस होगी, चाहे वो हाथ में हो सकती है, पैर में हो सकती है, जॉइंट्स टाइट होंगे। और उसको जब उसको आप चलाएंगे या उसको आप बैठाएंगे तो आपको लगेगा कि मसल्स उसकी कमजोर है ना, जॉइंट्स टाइट है लेकिन मसल्स कमजोर है, या उसकी चलने में जो चाल है ना वो चाल उसकी प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर चाल उसकी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रकार की सेरेब्रल पाल्सी है, उसके अकॉर्डिंग ये उसके सिम्टम हो सकते हैं। और इसके अलावा ये सिम्टम जो है एक आर्म में, दोनों आर्म में, या दोनों लेग में हो सकते हैं, या चारों हाथ पैर में हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। तो ये इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स है। इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा साथ में, आपको हैंड और उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट मिल सकती है, इस तरह से, ये इस तरह की मूवमेंट, ऐसे ये जो है एक प्रकार का डिस्टोनिक टाइप का एक सीपी होता है जिसमें आपको मिलेंगे। ट्रिमर मिल सकते हैं, ऐसे हाथ या उसकी गर्दन जो है ना वो बार बार ऐसे हिलती है, इस तरह के मिल सकते हैं। या चलने में उसका गेट जो है वो अनबैलेंस होगा, यानी जब वो चलेगा ना तब वो लड़खड़ा के चलेगा, जैसे कि कोई एक शराबी चल रहा हो, इस तरह से। तो ये एक सिम्टम्स हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, यानी कि कोई चीज को पकड़ेगा ना, हाथ में किसी चीज को पकड़ेगा तो वो उसको हाथ, या तो उसका हाथ जो है वो दूर चला जाएगा उससे चीज से, या वो उसका हाथ जो है पहले रह जाएगा, और वो उसको अगर उसको किस वस्तु को पकड़ के उसको मुंह पे लगाने की कहेंगे ना तो वो मुंह पे नहीं लगा पाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन उसका डिस्टर्ब हो सकता है। या उसकी मसल्स बहुत ज्यादा फ्लॉपी भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया ना टाइट मसल। इसके अलावा एक प्रकार का सीपी होता है, इसमें मसल जो है बिल्कुल वीक हो जाती है, फ्लॉपी होती है, बिल्कुल निडाल, यानी बच्चे को अगर आप उसको गोदी में भी लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे बच्चा बिल्कुल ही एक डॉन जैसा है, बिल्कुल इसको किसी प्रकार का कोई टॉन नहीं है। ये सिम्टम्स हो सकते हैं। तो अब ये मैंने आपको सारे सिम्टम्स बताए हैं, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये 3 सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं, इन 3 सिम्टम्स में से अगर 2 सिम्टम्स है, 2 कैरेक्टरिस्टिक इसके हैं ना, इसका मतलब बच्चे को सीपी है। पहला एबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न,
इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कोई भी मूवमेंट, चाहे वो हाथ का है या पैर का है, वो मूवमेंट जो नॉर्मल होता है ना, वो नॉर्मल नहीं है। वो मूवमेंट कोई वस्तु पकड़ने पे, खाना खाने पे, चलने पे, किसी भी एक्टिविटी में आप देख सकते हैं, तो उसकी मूवमेंट का जो पैटर्न होगा ना, वो उसका नॉर्मल नहीं होगा। दूसरा है इंक्रीज टॉन। बच्चे के जब मसल्स को आप फील करेंगे हाथ की या पैर की, तो आपको पता लगेगा कि उसमें जो टॉन, जो नॉर्मल जो टॉन होता है, उससे उसका टॉन ज्यादा है। यानी एक तरह से वो इलास्टिक सा, और आपको ऐसा लगेगा जैसे कुछ टाइट चीज, वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और एक पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं, उसके बारे में आपका जो डॉक्टर है वो ज्यादा जानता है, लेकिन वो भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। इसमें कुछ पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनके द्वारा इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये हुई इसके कुछ जिससे कि हम पहचाने। इसके अलावा और क्या सिम्टम्स मिल सकते हैं आपको? कुछ एसोसिएटेड समस्या सेरेब्रल पाल्सी के साथ में होती है। अब ये समस्या जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये एक कोई बीमारी नहीं है, सीपी को कभी बीमारी नहीं कहते, क्योंकि ये एक समस्याओं का एक समूह है। तो इसलिए इसमें और एसोसिएटेड क्या हो सकता है? आपको बच्चे की इंटेलिजेंस में कमी हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 70 से 80% जो बच्चे होते हैं ना, उनकी आईक्यू नॉर्मल होती है। 70 से 80% बच्चे होते हैं। थोड़ी बहुत लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत हो सकता है, लेकिन वो भी 15 से 20% बच्चों में। उसकी स्पीच में इफेक्ट हो सकता है, ये 50 से 60% बच्चों में मिलता है। स्पीच में क्यों होता है? क्योंकि जैसे हाथ की और पैरों की मसल्स इन्वॉल्व हुई है ना, ऐसे ही उसके चेहरे की और उसके जो बोलने में जो मसल्स काम आती है, जो ऑरोमोटर मसल्स हम बोलते हैं उनको, वो मसल्स भी अफेक्ट इसमें होती है। तो स्पीच में प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग में और विजन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसको दौरे आ सकते हैं, ये भी 40 से 50% बच्चों में मिला है। पेन की शिकायत हो सकती है, उसको निगलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि उसकी ये मसल काम नहीं कर रही ना, चबाने वाली मसल, तो वो क्या खाने को बजाय चबाने के वो निगलना पसंद करता है। और दूसरा वो लिक्विड लेगा, सॉलिड को खाना खा नहीं पाएगा। और इसके अलावा उसकी वॉमिटिंग या लार गिराने वाली प्रॉब्लम जो है, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। वो भी कारण यही है क्योंकि ऑरोमोटर मसल्स पूरा काम नहीं कर रहे ना, तो वो लार गिराने का उसमें कई बार बच्चों में 20-30% बच्चों में ये मिलता है। अब देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ, एक माइलस्टोन की जो मैंने बात की थी ना, वो माइलस्टोन का एक बहुत लंबा एक टॉपिक है, और उसके बारे में मैं स्पेशली जो है एक सेशन में बात करूंगा। अभी मैं कुछ आपको 3-4 पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखो, बच्चे को क्या है, अगर हम 18 महीने से पहले इसको अगर डिटेक्ट कर लें, इस बीमारी को, तो उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि बच्चे को हम और काफी हद तक उसको हम सही कर पाए। कैसे? मतलब उसको एक्टिविटी और जो डेली लाइफ होती है ना उसके, उनके लिए उसको आत्मनिर्भर बना पाए। सही का मतलब उसको 100% क्यों नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम आत्मनिर्भर बना पाए। आत्मनिर्भर का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि चलाना वो चल जाए तो वो आत्मनिर्भर नहीं, उसको वो उसका बोलना, खाना पीना, समाज में रहना, उसको समाज में अपना जीवन यापन करना, वो सारी चीज पॉसिबल हो जाए। तो आपको 18 महीने से पहले बच्चे को बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ऑब्जर्व करें उसको। 3 महीने पे, 6 महीने पे, 9 महीने पे, 12 महीने पे, 18 महीने पे, यहाँ पर ऑब्जर्व करना उसको बहुत जरूरी है। 3 महीने पे आप देखेंगे कि बच्चा अपनी नेक होल्ड कर लेता है। 3 महीने पे, है ना, वो हाथों के सहारे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। अगर 3 महीने पे ये बच्चा नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। 6 महीने पे आपको पता है बच्चा बैठ जाता है अपने सपोर्ट से, लेकिन अगर 6 महीने पे बच्चा नहीं बैठ पा रहा है सपोर्ट से, या वो उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है, या फिर उसको जब से उठाते हो तो गर्दन पीछे की तरफ चली जाती है ना, या फिर आप उसके पैर देखेंगे तो उसके पैर क्रॉस हो जाते हैं ऐसे, जब वो उसको बैठा करने की कोशिश करते हैं पैर ही क्रॉस रहते हैं उसके, ये सीजरिंग गेट बोलते हैं इसको। तो ये एक साइन है, या उसको आप खड़ा करेंगे तो उसके पैर क्रॉस हो जाएंगे ऐसे। ये जो साइन है ना 6 महीने की उम्र पर, ये बड़ा वार्निंग साइन है। या 9 महीने की उम्र पर आप देखेंगे तो वैसे नॉर्मली बच्चा क्या है, बिना सपोर्ट के बैठ सकता है, लेकिन अगर वो बिना सपोर्ट के नहीं बैठ रहा है, या जैसे यहाँ पर वो खड़ा होता है और वो झुक जाता है आगे की तरफ, या उसके पैर झुक जाते हैं, या वो एड़ी ऊंची रखता है, तो ये एक वार्निंग साइन है। 12 महीने की उम्र में आप देखेंगे, 12 महीने की उम्र में बच्चा किसी सपोर्ट से और थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर देता है। अगर वो ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, या फिर जब वो चलता है या रेंगता है तो पैरों को घसीटता है। कई बार क्या होता है, डायप्लेजिया होता है, जिसमें कि दोनों पैर ज्यादा वीक होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और हाथ नॉर्मल होता है। तो बच्चा हाथ में पूरा अपना बदल दे लेता है, तो हाथ के बल वो रहेगा तो पैर पीछे रेंगते चले जाएंगे, पैरों में कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। तो ये बड़ा वार्निंग साइन है, इसका मतलब उसको स्पास्टिक डायप्लेजिया है।
तो ये चीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं। 16 महीने की उम्र में, 18 महीने की उम्र में क्या होगा, वो बच्चा अपने आप अकेला जो है वो वॉक कर लेगा, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी, ये है। और लेकिन अगर उस पोजीशन में आप देखते हैं तो उसका वो एक हाथ को काम कर रहा है, एक हाथ जो है उसका और इस पोजीशन में ऐसे रह रहा है, या एक पैर को की एड़ी ऊंची हुई है, एक पैर को वो ऐसे घुमा के चला रहा है, पैर को सीधा जिस तरह से पैर नॉर्मल जो चाल होती है उसके बजाय उसको पैर को घुमा के चलता है ना, सर्कमडक्शन मूवमेंट बोलते हैं इसको। तो वो वार्निंग साइन है कि बच्चे को सीपी हो सकती है। ऐसे बच्चों को तुरंत अपन को दिखाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो ये कुछ मैंने आपको बताया माइलस्टोन के बारे में, बहुत थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। अब बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी के टाइप क्या है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन मैं आपको बता दूं मोटा मोटा। सेरेब्रल पाल्सी एक तो होती है स्पास्टिक। स्पास्टिक में क्या होगा कि मसल जो है वो टाइट हो जाएगी, ये बहुत मोस्ट कॉमन टाइप की सीपी है, जिसमें मसल टाइट हो जाती है। दूसरा होता है इसमें एसिटॉइड। एसिटॉइड का मतलब होता है जिसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है ना, इस तरह की मूवमेंट, जैसे आप देखा ऐसे मूवमेंट, बच्चा जो है अनवांटेड ये मूवमेंट, जैसे उसको, और ये जब कोई एक्टिविटी करेगा, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करेगा, खाना खाने की कोशिश करेगा, या फिर किसी प्रकार का कोई टेंशन बच्चे को, या कोई लाउड साउंड होती है, ऐसी पोजीशन में ये मूवमेंट ज्यादा बढ़ जाती है इसकी। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करेंगे कि रेस्ट पोजीशन में स्लीप के दौरान और ये मूवमेंट बिल्कुल गायब हो जाती है, ये एसिटॉइड टाइप की और सेरेब्रल पाल्सी होती है। एक एटैक्सिक होती है। एटैक्सिक मतलब पुअर बैलेंस, यानी कि जब बच्चा चलेगा तो वो उसका बैलेंस नहीं होगा, बाकी सब चीजें जॉइंट वगैरह सब ठीक होंगे, लेकिन वो बैलेंस नहीं होगा, उसका चलने में उसको बैलेंस नहीं होगा। तो ये कुछ टाइप है सेरेब्रल पाल्सी के, लेकिन मोस्ट कॉमन जो सेरेब्रल पाल्सी है वो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है। 70 to 80% केसेस में स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होती है, और ये एक प्रकार का अपर मोटर न्यूरॉन डिवीजन इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्रेन का कनेक्शन जो बॉडी की मांसपेशियां है उससे जो नर्व का जो सिग्नल जा रहा है, वो ब्रेन से जो सिग्नल जा रहा है वो सिग्नल प्रॉपर तरीके से और हाथों को या पैरों को नहीं पहुंच रहा है। तो इसलिए उसका जो सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल है, वो सेलेक्टिव मोटर कंट्रोल उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इस कारण ये स्पास्टिक सीपी डेवलप होती है। तो ये जनरली आपको मैंने जो बताया इसमें डाइप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, ये इसके टाइप होते हैं। सबसे कॉमन है आपके डाइप्लेजिया, जिसमें कि दोनों पैरों का इन्वॉल्वमेंट होता है, थोड़ा बहुत हाथ का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। दोनों पैरों में जो मेन इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है वो उसका सीजरिंग गेट का है, यानी बच्चा जब चलेगा ना तो दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस करके चलता है और उसकी एड़ी ऊंची उठी होती है। ये स्पास्टिक डाइप्लेजिया का साइन। एक होता है स्पास्टिक हेमीप्लेजिया, जिसमें कि बॉडी का एक तरफ का पार्ट अफेक्ट होता है, यानी कि एक हाथ और एक पैर, राइट साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड। इसको हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बच्चे का आपने देखा कि हैंड प्रेफरेंस होती है, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी कोई हैंड प्रेफरेंस नहीं होती, वो राइट और लेफ्ट से बराबर वर्क करता है। एक 2-3 साल की उम्र के बाद में जाके हैंड प्रेफरेंस और उसके आना शुरू होती है, 3 साल के बाद में। अगर वो हैंड प्रेफरेंस पहले आ गई, यानी बच्चा राइट हैंड से ही वर्क कर रहा है, राइट पैर को चला रहा है, लेफ्ट हैंड से वर्क कर रहा है, लेफ्ट पैर को चला रहा है, तो इसका मतलब उसको कोई ना कोई इसको इशू हेमीप्लेजिया का हो सकता है। और उसका चलने में जो मैंने आपको बताया, उसका गेट जो है वो उस तरह का होगा सर्कमडक्टिव गेट, यानी कि पैर को वो पूरा घुमा के और जो है आगे की तरफ रखेगा। तो ये इसके कुछ होते हैं। साथ में एड़ी उसकी ऊंची उठी होती है। डिस्काइनेटिक सीपी जो एसिडोट डिस्काइनेटिक मैंने आपको बताया, ये 10 से 15% बच्चों को मिलती है। इसमें मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है इसका इनवॉलंटरी मूवमेंट डिस्टोनिया, जो मैंने आपको बताया था। इसमें इस तरह की मूवमेंट आपको हाथ की इस तरह की कोरिया टाइप की मूवमेंट मिल सकती है, डांस लाइक मूवमेंट मिल सकती है, या रिथिंग मूवमेंट जैसे कि एथल टाइप की, इस तरह की मूवमेंट आपको मिलेगी। और इसमें सीजर्स भी आपको कॉमनली इस सीपी में देखने को मिलता है। क्वाड्रिप्लेजिया होती है जो कि चारों हाथ पैर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सीवियर टाइप की होती है, और इसका मतलब होता है ब्रेन में डैमेज बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत सीवियर टाइप की है। अब एटैक्सिक सीपी जिसकी मैंने बात की, ये 5% केसेस में बहुत रेयर होती है, जिसमें कि बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। वो थोड़े बहुत वॉलंटरी मूवमेंट्स में भी, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स इसमें भी होती है, लेकिन मेन जो है प्रॉब्लम वो बैलेंस की होती है। वाइड बेस्ड बैलेंस होगा, गेट जो है वो इस तरह से होगा कि जैसे उसको झूल रहा हो, और मसल टोन भी इसमें एब्नॉर्मल मिलेगा। मिक्स्ड सीपी होती है 10 से 15% में, जिसमें आपको दोनों प्रकार के मिलेंगे, डिस्काइनेटिक भी होगा और साथ में स्पास्टिक भी होगा। दोनों प्रकार के सिम्टम्स आपको उसमें मिलेंगे। जो बच्चे को अगर
आपको किसी प्रकार का ऐसे कोई सिम्टम्स और ऐसे कोई आपको फाइंडिंग नजर आती है तो आप बच्चे को तुरंत जो है वो संबंधित डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को, न्यूरोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन को आप दिखाएं, बच्चे का फुल एग्जामिनेशन कराएं, जो टेस्ट ट्रीटमेंट करें वो टेस्ट आप कराएं। मैं आपको बता दूं, एक बार जांच के लिए बच्चे को, ये जांच के लिए कि बच्चे को सीपी है या नहीं है, तभी जांच की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेन जो उसमें जांच का जो बिंदु है वो है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन का। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा ही इसका पता लग जाता है। इसमें ये ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन, एमआरआई और इसका कोई बहुत ज्यादा इसका कोई रोल नहीं होता। बात आती है मैनेजमेंट की। अभी बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इस पर अलग ही टॉपिक पर बात करेंगे। मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है, सोसाइटी, फैमिली और पूरी टीम जो है थेराप्यूटिक अप्रोच वाली, डॉक्टर्स की, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, स्पीच थेरेपिस्ट होता है। इसके अलावा इसमें जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे हियरिंग की प्रॉब्लम है, आपके स्पीच की प्रॉब्लम है, आपके विजन की प्रॉब्लम है, आपके एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम को डील करने के लिए स्पेसिफिक जो डॉक्टर होते हैं उनको इसमें लगना पड़ता है और एक टीम अप्रोच इसमें होती है। तो आपको घर पे जो आप केयर कर सकते हैं वो आपको देखना होगा, जिसमें कि आपको बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, उसके ये ध्यान रखना है कि वो सेफ्टी उसकी रहे बच्चे को, घर में उसका वातावरण जो है वो सेफ रहे। और जो भी एक्सरसाइज, जो भी थेरेपी बताई जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, थेरेपिस्ट के द्वारा, उसको आप घर पर उसको बराबर आपको करना होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा जो रोल होता है वो फैमिली का, पेरेंट्स का। तो पेरेंट्स को अपना जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो बार बार इस चीज को कहता हूँ कि आपका बच्चा स्पेशल नहीं, बल्कि भगवान ने आपको स्पेशल बनाया है, क्योंकि भगवान ने आपको जिम्मेदारी दी है ऐसे बच्चे की देखभाल की। तो आप अपनी जिम्मेदारी को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करें। और ऐसा भी नहीं कि आप बच्चे की जिम्मेदारी में और सब चीजें भूल जाएं, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको अपनी दूसरी लाइन को और आपको बच्चे की, दोनों में आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को भी आपको प्रॉपर समय देना है, उसकी एक्सरसाइज में, उसकी केयर में, है ना, उसके प्रोटेक्शन में, उसकी बाउल की केयर करनी है, उसके उसको प्रॉपर उसको हैबिट्स क्रिएट करानी है, उसके लैट्रिन पेशाब के लिए उसकी प्रॉपर केयर करानी है, जिससे कि खुद वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो खुद खाना खा ले, खुद वो अपने यूरिन और उसके लिए वो बोल दे, टॉयलेट के लिए वो बोल दे कि भाई मुझे टॉयलेट जाना है। ये सारी ट्रेनिंग आपको उसको देनी होगी। इसके अलावा समय समय पर उसको जो वॉकिंग एड की जरूरत है, सपोर्ट एड की जरूरत है, वो भी आपको प्रोवाइड करने होंगे। तो ये कुछ है। तो जो मैं आपको बात की, इसमें जो मेन रोल है वो है आपके थेरेपी का। इसमें मेडिसिन का रोल बहुत ज्यादा नहीं होता। थेरेपी में मेनली फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी, इसका रोल होता है। साइकियाट्रिस्ट का भी रोल होता है। कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर बच्चों में होते हैं, उसके लिए साइकियाट्रिस्ट का भी रोल होता है। तो इन सबकी टीम अप्रोच के द्वारा ऐसे बच्चों को क्योर किया जा सकता है। क्योर 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक इनको, और सोशल जो मेन जो समाज की मुख्य धारा है उस पर इनको ला सकते हैं। इनको हम सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं। कुछ मेडिसिन होती है जो कि स्पेसिफिक जो उनके डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि मिर्गी है, मिर्गी का दौरा है तो उसके लिए दवाई होगी। उसको जो डिस्काइनेट टाइप की जो सीपी है उसमें कुछ मेडिसिन का भी रोल होता है, उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट जो होती है उनको रोकने के लिए, तो वो भी इसमें रोल होता है। तो ये सारी कुछ जानकारी मैं आज शेयर कर रहा था आप सबके साथ, और यह जानकारी एक कॉमन जानकारी है। ये एक एक जो टॉपिक है वो एक एक टॉपिक एक एक सेशन के लिए, तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक छोटी सी एक जानकारी आप सभी को शेयर करना चाह रहा था कि सेरेब्रल पाल्सी एक्चुअल में है क्या, और स्पेशली ये जानकारी आप सभी रखें। और इस प्रकार की कोई कंप्लेन आपके परिवार में या पड़ोस में कहीं किसी से मिले कि भाई मेरे बच्चे को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को उसके अभिभावक को, पेरेंट्स को आप बोलें कि भाई आप उसको संबंधित जो डॉक्टर है, जो एक्सपर्ट है, उनको आप दिखाएं। और अर्ली इंटरवेंशन इसमें बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हम बच्चे को दिखा पाएंगे, उसका उपचार करा पाएंगे, उतना जल्दी ही चांसेस होंगे कि बच्चे को हम प्रॉपर क्योर कर पाएंगे। तो ये आज का सेशन में यही समाप्त करना चाह रहा हूँ, और अगले शनिवार फिर मैं जुड़ूंगा आपसे एक नई टॉपिक के लिए। और आपसे निवेदन है कि आप, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, जिससे कि और भी इस जानकारी का लाभ। थैंक यू वेरी मच।